नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का डिस्कशन है लोकसभा चुनाव का। और इस डिस्कशन में सबसे खास बात है कि बीजेपी की 195 सीटों पर क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में। पूरे देश में चर्चा हो रही, विश्लेषण इसी का किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जिन 195 नामों को तय किया है उन पर जनता कितना भरोसा करेगी और बीजेपी कितना भरोसा कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मार्तंड सिंह हैं। मार्तंड, बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में आपका। कल से ही हम देख रहे हैं, जब से इस सूची को सामने लाई है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 16 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। एक तरीके से एक आम धारणा बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से कि बीजेपी का टिकट मतलब जीत की गारंटी। पहली बात तो ये समझेंगे, क्या बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है मौजूदा समय में? और दूसरा, मोटे तौर पर इन 195 नामों को कैसे देखा जाता है? क्योंकि 5 राज्यों में 100% पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया गया, यानी जीरो रिस्क फार्मूला के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि क्या बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी है, तो सबसे पहले पीएम को देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बाकी पार्टियों की एक्टिविटीज़ है, अभी वो एक तरह से उलझन में दिख रही हैं कि किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे जो है जनमानस के बीच तक पहुंचना है। हालांकि राहुल गांधी जरूर न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में पहुँच गई है, वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन पीएम को देखा जाए तो पीएम ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। पीएम लगातार जो है चुनाव की अभी घोषणा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पीएम दक्षिण में जो है अभी पिछले महीने भी रहे, तो और फिर जो है 7 तारीख के आसपास जो है फिर वो दक्षिण भारत के स्टेट का दौरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने ये कमान खुद संभाल ली है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे इवेंट को एक ग्रैंड इवेंट में कन्वर्ट किया, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से खासतौर से उत्तर प्रदेश या बाहर के जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ से लगातार जो है विधायकों को और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको दिया गया है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने क्षेत्र के लोगों को बकायदा राम मंदिर दर्शन कराएं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा जो है बीजेपी के पास आशा है बीजेपी को कि राम मंदिर के जरिए वो लोगों तक जो है वो पहुंच सकती है और राम मंदिर के को लेकर लोग उनको वोट करेंगे। सर्वे जो पूरा पिछले दिनों आए थे वो सर्वे भी इस चीज़ को दिखाते हैं कि बीजेपी का जो 370 का फॉर्मूला है, 370 पे जो बीजेपी ने टारगेट रखा है, उसको जो है बीजेपी अचीव करती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार रैलियों में पीएम कह रहे हैं या जो बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं चाहे स्टेट की योजनाएं हैं, जैसे जैसे आम जनमानस तक वो पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है, बीजेपी का ये सोचना है कि जो तमाम जो लोकसभा सीटें हैं जहां पे प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं वो 370 का आंकड़ा अचीव होगा। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि बीजेपी का जो मौजूदा समय में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, लोगों के बीच में लोग नेता पहुंच रहे हैं और लगातार ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का टिकट जो है जीत की गारंटी जो आपने कही वो सही होता हुआ प्रतीत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि बाकी पार्टियां जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है वो बिल्कुल अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले एक आक्रामक राजनीति और होनी चाहिए, विपक्षी दलों की आक्रामक रवैया होना चाहिए, उस तरीके से कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। तो बीजेपी के पास अभी जो है माइलेज है और बीजेपी उसी को लेकर आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब इसी में एक सवाल मैं जोड़ूंगा, क्या जीरो रिस्क फॉर्मूला, मतलब ये पता है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, उनको पता है कि हम अपना ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो हम रिस्क क्यों लें? मतलब अगर हम टिकट काटेंगे तो नाराजगी होगी पार्टी खेमे में, लोगों बड़े बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे, इसलिए क्या वो 75 वाला फॉर्मूला भी किनारे कर दिया गया, उम्र वाला दरकिनार कर दिया गया? क्या कुछ समय पहले जो एक इंटरनल सर्वे ऑडिट बीजेपी ने कराया था जिसमें यह था लगभग 30 से 35% सांसदों के टिकट परफॉर्मेंस बेस्ड पे, क्षेत्रीय आधार पे, रीजनल फ्लेवर के आधार पे उनको हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है, उसको भी दरकिनार कर दिया। क्या सिर्फ यही है कि एक चेहरा, एक मुद्दा और उस पर सब सारी चीजें किनारे कर दी गई? जी बिल्कुल, देखिए जो चेहरे की अगर बात है तो पीएम मोदी से बड़ा चेहरा बीजेपी भी खुद मानती है कि पीएम मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। ये तो खैर लोकसभा चुनाव की बात है। अगर विधानसभा चुनाव की भी बात अगर हम करें, अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था जहां पे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नेक टू नेक फाइट होगी, हो सकता है कि कांग्रेस जो है वहां पे कांग्रेस को बेनिफिट मिले और कांग्रेस हो सकता है लीड करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वो कमान संभाल ली। बीजेपी का जो थिंक टैंक था उनको भी ये लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो
जो चेहरा है वो सबसे मुफीद है और उसका नतीजा भी जो है बीजेपी के पक्ष में आया। तो कहीं ना कहीं ये जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, अभी राहुल गांधी ने हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के लड़कों को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको प्रधानमंत्री ने देखिए बनारस में किस तरीके से मंच से इसको जो है कैश किया था। तो कहीं ना कहीं जो लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है पीएम का और साफ तौर पे जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको लेके पीएम कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरी बात ये रही कि आपने जो कहा कि जो 75 वाला फॉर्मूला है उम्र को दरकिनार, हेमा मालिनी को देखिए, सबको लग रहा था कि मथुरा से इस बार जो है प्रत्याशी बदलेगा, हेमा मालिनी नहीं लड़ेंगी, लेकिन हेमा मालिनी को दोबारा जो है प्रत्याशी बना दिया है। राजनाथ सिंह, खैर ठीक है, राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं, वो बड़ा चेहरा है, उनको प्रत्याशी बनाया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब वो नेता थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे जो इस कैटेगरी में जिनको लग रहा था कि इस कैटेगरी में हम आएंगे तो टिकट कट सकता है, थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। हालांकि अभी जो है पूरी जो है टिकटों का निर्धारण नहीं हुआ है, अभी 29 उत्तर प्रदेश में भी बची हुई हैं और ये वही सीटें हैं जहां पे पेंच मतलब लग रहा है कि फंसा हुआ है। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को ले लें, देवरिया ले लें, बलिया ले लें, वहां भी बदलाव होना है, कानपुर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम अभी जो है लिस्ट आनी है, अभी उसमें देखना होगा कि कितने नाम बदलते हैं। हालांकि जो अभी 51 सीटों के नाम है, एक साफ तरीके से मैसेज है कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पे विश्वास किया गया है। कल हमने देखा सूची आ गई तो इस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ जिनके नाम आ गए कि जैसे वो जीत गए हों। जी जी, मतलब इसीलिए बार बार आ रही थी बार कि भाई जीत की गारंटी है एक तरीके से ये जो बीजेपी का टिकट है। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि 5 राज्यों में सभी कैंडिडेट्स को रिपीट किया गया। हम उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा 80 सीटों लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, यहाँ भी 51 सीटें घोषित हुई, 44 सांसदों को रिपीट किया गया है, यानी किसी को टच नहीं किया गया है। जबकि इनमें से मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस बीजेपी खेमे में गई थी, उनकी रिपोर्ट गई थी, लोगों ने कहा था कि इस बार ये बदले जाएंगे, लेकिन उनको नहीं बदला गया है। और 4 नए चेहरे इसमें लाए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो जो भरोसा जताया गया है पुराने सांसदों को, ये कितना कारगर हो सकता है? और आप देखिए कई अभी जो बाकी बची हुई सीटें हैं, जैसे आपने कहा कि भी हो सकता है कि ये पेचीदा है, तो वो पेचीदगी क्या है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है? अगर भाई पेचीदगी की बात अगर थी तो उसको लगातार बीजेपी बैठकें करके उसको सॉर्ट आउट कर ही रही है। और किन किन सीटों पे आपको लगता है दिक्कत होने वाली है अभी? जी देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था, उसके बाद सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, बाकायदा फेडरेशन को जो है भंग करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मामला वहां फंस सकता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वो काफी लोकप्रिय है, एक बड़ा जनाधार है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है अगर ये है कि अगर उनको टिकट देते हैं तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को घेर रही है, तो वही स्थिति यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में देते हैं तो वही स्थिति दोबारा यहाँ पे बीजेपी के लिए पनपेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को किनारे करना भी इतना आसान नहीं है। वहीं देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी, अगर उनको किनारे किया जाता है तो थोड़ा सा देवरिया और जो आसपास का जो क्षेत्र है ये ब्राह्मण बहुल इलाके माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देवरिया, बस्ती और आसपास का जो इलाका है तो ब्राह्मण की नाराजगी की बात हो सकती है। बलिया में बीरेंद्र सिंह मस्त मौजूदा सांसद हैं, हालांकि वहाँ पे बीरेंद्र सिंह मस्त का भी चूंकि वहाँ पे एक अपना जनाधार है, लेकिन वहाँ पे जनता के बीच कुछ नाराजगी है, लेकिन बीरेंद्र सिंह मस्त पुराने नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी टिकट अगर आप ये कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, बाकी सारी चीजें माफ है, मतलब कोई अगर आरोप है, कोई दिक्कत है, परफॉर्मेंस की बात है, उम्र की बात है, सब माफ, जिताऊ चाहिए हमको। बिल्कुल जिताऊ तो चाहिए। ये टेनी को दे दिया गया लखीमपुर में जी, किसान आंदोलन के नाम, उनका कितना नाम उठा, आरोप लगा, उनके बेटे जेल गए, गाड़ी चढ़ाने, किसानों के ऊपर चढ़ाने की बात है, लेकिन दिया गया। कन्नौज से सुब्रत पाठक कितना ज्यादा विवादित रहे, बीच ऑडियो भी वायरल हुए। और टेनी के लिए तो जैसे ही महेश शर्मा उन पे कितना आरोप लगा त्यागी समाज की तरफ से। तो क्या मतलब सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए? बीजेपी भी इसी मुद्दे पे आ गई, इसी ढर्रे पे आ गई है, हमको जितना नंबर्स चाहिए। जी देखिए, मुद्दों की राजनीति मुझे लगता है कि बहुत पहले खत्म हो गई थी। चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एज अ करियर लेके चल रही हैं पॉलिटिक्स को, और उनको जो है सत्ता में रहना है। क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरीके से चाहे बिहार में जो राजनीतिक बदलाव हुए या जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में राजनीतिक बदलाव हुए,
तो कहीं ना कहीं शिवसेना को देखिए, जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि वो कांग्रेस में कभी नहीं जाएंगे, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके बेटे वो जाके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो मुद्दों की राजनीति का समय बहुत पहले खत्म हो गया। अब उतनी अब केवल अगर जो मैटर करता है वो रिजल्ट मैटर करता है, और उसको लेकर ही सारी राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको ध्यान में रखा है, और अजय मिश्रा टेनी को जिस तरीके से टिकट दिया गया, उसके तुरंत बाद जो है आपने देखा किसान संगठनों के जो नेता हैं उनका जो है उनकी बाइट आने लगी, उनकी प्रतिक्रिया आने लगी। अब तो किसान आंदोलन भी ठंडा पड़ गया, ये लोग भी ठंडे चले गए क्या? मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, बॉर्डर फिर से खुल गए हैं। ये था कि 29 तारीख के बाद दिल्ली, फिर से 29 फरवरी के बाद दिल्ली चले, सब शांत हो गया, तो फिर से अचानक किसान आंदोलन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये किसान आंदोलन है ये अब कई खेमों में बढ़ चुका है। अलग अलग खेमे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जहां समर्थन किया, उसके बाद में देखिए संयुक्त किसान मोर्चा में ही फूट पड़ गई विचारों की अब क्या बात की गई। वहीं जो और अन्य किसान संगठन थे वो इस प्रदर्शन को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमको लगता है अजय मिश्रा टेनी को थोड़ी राहत मिली होगी। अजय मिश्रा टेनी को राहत मिली है, बिल्कुल मिली है, और टिकट मिल गया है। और वहां पे अगर बात करें लखीमपुर में, तो जो अजय मिश्रा टेनी खिलाफ जो खास तौर से अगर देखा जाए उसको, तो जो विरोध हो रहा था, तो वो विरोध जो किसान कर रहे थे वो बेसिकली अगर उनको कैटेगराइज्ड कर दिया जाए तो वो एक समुदाय विशेष के किसान लग रहे थे, क्योंकि वो जो सिख वहाँ पे आबादी है वो ज़्यादा विरोध कर रहे थे। हालांकि ब्राह्मण आबादी भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो बीजेपी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि अगर हम टिकट बदलते हैं और ब्राह्मणों की नाराजगी अगर हो जाती है तो कहीं नहीं वहाँ पे, तो ये जो जीरो रिस्क की बात आप लगातार कर रहे हैं, तो ये वही है, उसी फॉर्मूले। और जीरो रिस्क में तमाम फिल्मी कलाकार भी आते हैं। आप देखिए कि दिल्ली में मनोज तिवारी, मथुरा हेमा मालिनी, रवि किशन गोरखपुर, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह, तो मतलब फिल्मी कलाकारों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है कि भाई ये भी एक जीत की गारंटी है। ये भी जी बिल्कुल। देखिए फिल्मी कलाकारों पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही फिल्मी कलाकारों को लेकर जो है काफी जो है उत्सुक रही है उनको अपने पार्टी से टिकट देने के लिए। हमने देखा विनोद खन्ना, इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रहे थे। हालांकि आज जो है वो टीएमसी की तरफ हैं या जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी लोकप्रियता होती है, खासतौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 अब उनके पास जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हो चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी पे रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ पहले से थे, और पवन सिंह भी आसनसोल से ताल ठोकेंगे। हालांकि पवन सिंह को लेकर जब से उम्मीदवारी उनकी घोषित हुई है तब से ही खासतौर से टीएमसी और कांग्रेस हमलावर हैं उनके गानों के बोल को लेकर, कि महिलाओं पे जिस तरीके संदेश खाली को लेकर भाजपा टीएमसी पे अटैक कर रही है, अब वहीं पे जो है टीएमसी ने अटैक करना शुरू कर दिया पवन सिंह को लेकर। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय से करती रही है, और वही है वजह है कि आसनसोल जैसी सीट पे जहाँ पे भोजपुरी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, खासतौर से यूपी और बिहार के की जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है लोगों की, तो उसको भुनाने की कोशिश है। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट सेट किया है 370 का, उसको भी तो हासिल करना है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता के सहारे उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी। तो टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए जो नियम है, जो कानून है, जो विचारधारा है, उस पर भी समझौता किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैरियर्स थे जो हमने टूटते हुए देखे भी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि भरोसा भी बढ़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और इसीलिए जो मोदी की गारंटी है वो बीजेपी के टिकट की गारंटी के तौर पर भी दिख रही है कि अगर टिकट मिल गया तो जीत तय है, क्योंकि पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। जिसको टिकट मिल जा रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उसका टिकट दिल्ली का कट चुका है और दिल्ली पार्लियामेंट जाएगा। लेकिन अभी हर एक लोकसभा सीट का विश्लेषण किया जा रहा है, हर कैंडिडेट का परीक्षण किया जा रहा है, हर उस क्षेत्र का पोस्टमार्टम किया जा रहा है जहाँ पर लोगों ने अपनी राजनीति की है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसका विश्लेषण आप करके हमको बताएं, और आप कमेंट के जरिए बताएं कि हम अपने इस कार्यक्रम में और किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, अपने इस विश्लेषण में और क्या चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में जो तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की या दूसरे पार्टियों की, उस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। फिलहाल इस डेली लाइन के डिस्कशन में इतना ही। नमस्कार।